नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किरण पब्लिकेशन का जो न्यू बुक आया है 3790 समान अध्ययन और समान विज्ञान। इसी बुक से हम लोग पढ़ेंगे साइंस और इसी में आपको मिलेगा 1996 से लेकर 2024 तक सारे अपडेट क्वेश्चन, टीसीएस पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का इसमें दिया गया है। आप अगर रेलवे की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये बुक बेस्ट रहेगा, बहुत ही अच्छी बुक है। आप लोग एक बार ज़रूर इस बुक को पढ़िएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में टोटल 473 क्वेश्चन दिया गया है, यानी सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आप लोग एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम डेट रेलवे का सारे आ गया है, आप जितना हो सके रिवीजन कीजिए। इससे पहले हम लोग फिजिक्स का और बायोलॉजी का ये दोनों वीडियो अपलोड कर चुके हैं मास्टर। आज हम लोग केमिस्ट्री का कंप्लीट सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक जो है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो का सपोर्ट मिल सके। और नए हैं तो इसी के साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यानी हम लोग इस वीडियो का लक्ष्य रखते हैं सिर्फ 1000 लाइक का। 1000 लाइक अगर आप लोग पूरा करते हैं तो आपको जल्द ही जो बाकी सेट है उसका भी मास्टर वीडियो मिलेगा। तो 1000 लाइक जल्दी से पूरा कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नए साथी सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए, और इसका अगर आप लोग को पीडीएफ लेना है रिवीजन के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम से भी ले सकते हैं और इसका डेमो पीडीएफ भी अपलोड है टेलीग्राम पे। आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, जो कि प्रीवियस ईयर का रेलवे में सारे एग्जाम में पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ वॉच जरूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को वॉच कीजिए, यानी आप लोग वॉच नहीं करते हैं तो अधिक से अधिक इस वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ से हम लोग रसायन विज्ञान का सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप लोग एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। देखिए, प्रथम क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो कौन सी ऊर्जा है, यानी शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है। तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ये रासायनिक ऊर्जा होती है शुष्क सेल में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश मध्यवर्ती तरल अवस्था में पारगमन के बिना किसी तत्व को प्रत्यक्ष रूप से ठोस से गैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, यानी ठोस से गैस में बदलने की प्रवृत्ति जो है वो कौन सी क्रिया है। तो ठोस से गैस में बदलना ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो इसका आंसर ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कठोर पानी में निम्नलिखित में से क्या होता है, यानी जो कठोर पानी होता है उसमें क्या होता है। तो कठोर पानी में कैल्शियम होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट ए हो जाएगा, यानी कठोर पानी में कैल्शियम होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि दुर्लभ गैसों में से सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है, यानी दुर्लभ गैसों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस ये कौन सी है। दोस्तों, ये आर्गन हो जाएगा, यानी अक्रिय गैसों में आर्गन जो है ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है, यानी कौन जो है वो अम्ल का ये गुण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट, कौन अम्ल का गुण नहीं है। तो अम्ल जो है दोस्तों ये स्वाद, यानी इसका स्वाद होता है खट्टा और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये बिल्कुल सही है। अगला कथन है कि अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। तो दोस्तों ये गलत है, यहाँ पे क्षार होना चाहिए, यानी यहाँ पे क्षार होना चाहिए। क्षार का स्वाद कड़वा होता है, तो ये गलत है, ऑप्शन जो है बी गलत है। फिर थर्ड ऑप्शन है कि अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी अम्ल और क्षार मिलने के बाद लवण का निर्माण करता है। और डी नंबर ऑप्शन है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, तो ये भी सही है, यानी अम्ल जो है वो नीले को लाल करता है और क्षार लाल को नीला करता है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन इसका बी जो है वो गलत दिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि डैश की प्रक्रिया में लोहे की जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संक्षारित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये गैल्वेनाइजेशन, यानी गैल्वेनाइजेशन के द्वारा जो है लोहे को जस्ता के द्वारा जो है संरक्षित किया जाता है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम आवर्त
सरणी के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, यानी जब हम आवर्त सारणी के क्रम में यानी समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसकी कक्षा की संख्या बढ़ जाती है, यानी नीचे जाने से उसकी कक्षा की संख्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक एम्फोरेटिक ऑक्साइड है, यानी कौन एक एम्फोरेटिक ऑक्साइड है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है एक एम्फोरेटिक ऑक्साइड है। चलिए, वीडियो को आप लोग प्लीज़ वॉच पूरे जरूर कीजिएगा, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में रेलवे के पूछा हुआ है, तो एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। हम लोग फिजिक्स का भी वीडियो अपलोड किए हैं, बायोलॉजी का भी अपलोड कर दिए हैं, आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो सभी वीडियो आपको जो है मास्टर वीडियो मिल रहा है, तो आप लोग जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए, ताकि नेक्स्ट जो भी बुक आने वाला है, रामबाण भी साइंस का बुक आने वाला है, तो उसका भी नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जिस धातु को चाकू से काटा जाता है वह कौन सा है। तो दोस्तों, चाकू से जिस धातु को काटते हैं ये सोडियम धातु है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम, जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र बताइए। तो यानी प्रोपेन का जो सूत्र होता है वो C3H8 होता है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक गुण के आधार पर मेंडलीफ ने किन तत्वों के द्वारा गठित यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था। तो दोस्तों, ये हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो तत्व था, इन्हीं पर जो है ये मेंडलीफ ने ध्यान केंद्रित किया था। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट उत्पन्न करता है, यानी तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट उत्पन्न करता है, तो ये N2O और H2O का जो है निर्माण करता है। कौन? तो अमोनिया नाइट्रेट, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित टायड में कौन सा एक डोबेराइनर टायड का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कौन जो डोबेराइनर का त्रिक नियम है ये कौन प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, यानी इस दोनों का योग का ये औसत होता है। तो ऑप्शन जो है इसका एक करेक्ट हो जाएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है ये डोबेराइनर के त्रिक नियम का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है। तो CO2 जो है ये चूने के पानी को दूधिया बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, यानी कौन जो है वो एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। चलिए, तो करें कौन एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। प्रथम ऑप्शन है कि पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील होता है, यानी जो आयनिक यौगिक होता है वो पानी में घुलनशील होता है लेकिन पेट्रोल में अघुलनशील होता है, तो ये सही है। उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है, यानी आयनिक जो यौगिक है आयनिक, इसका उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि कम गलनांक और कम क्वथनांक होता है, तो दोनों बात एक साथ नहीं हो सकता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, यानी इसमें उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक होता है, ना कि कम गलनांक और कम क्वथनांक, तो ये ऑप्शन सी गलत है। डी ऑप्शन है कि ये ठोस और मजबूत होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी सी इसका गलत आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोलिक अम्ल से अभिक्रिया से उत्पन्न गैस कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोलिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर ये CO2 उत्पन्न होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि SnCl2 प्लस 2HgCl2 मिलकर Hg2Cl2 प्लस SnCl4 बनेगा, तो ये इसमें ऑक्सीकृत किसका होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाएगा, यानी SnCl2 जो है ये ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ग्लूकोज बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन बनता है, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन का उत्पाद होता है। चलिए,
अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक नोबेल गैस नहीं है। तो दोस्तों ये कौन जो है वो 18वां समूह के तत्व नहीं है। तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो प्रथम समूह के तत्व है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि नोबेल गैस के समूह का नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा डोबेराइना ट्री का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल है। दोस्तों लिथियम सोडियम और अभी आपको बताए थे, लिथियम सोडियम और पोटेशियम ये डोबेराइनर का त्रिक नियम का है। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के निम्न अपरूपों में धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। यानी धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग करते हैं। तो ये कोक का उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी कोक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो या अधिक तत्वों के योग से बनता है। दो या अधिक तत्वों के योग से बनता है। तो दोस्तों ये यौगिक बनता है, ये यौगिक बनता है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1 × 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर की हाइड्रोजन आयन की सघनता वाले 1 बिलियन का pH मान कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 5 होना चाहिए, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है, यानी कौन एक कार्बन का यौगिक नहीं है। तो ये हीरा जो है ये कार्बन का यौगिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किसका उपयोग पेयजल को कीटाणुरहित करने के लिए किया जाता है, यानी किसका उपयोग पेयजल को कीटाणुरहित करने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये किसका क्लोरीन का होना चाहिए, यानी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है वो पेय पदार्थ को शुद्ध करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया कि तत्व का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवधिक गुणधर्म होता है। तो ये सभी लोग जानते हैं, यानी तत्व का गुणधर्म जो पीरियडिक टेबल दिया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, ये किसने दिया था। तो ये मेंडलीफ ने दिया था। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा मेंडलीफ, यानी ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा मेंडलीफ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उस रूसी रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का एक आवधिक कार्य है। यहाँ पे भी परमाणु द्रव्यमान आया है, तो ये मेंडलीफ हो जाएगा, ये मेंडलीफ हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये जो किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, तो अवायवीय किण्वन से, यानी बायोगैस जो है ये अवायवीय किण्वन से बायोमास से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के कुछ यानी पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना किया था। दोस्तों ये सत्येंद्र नाथ बोस ने, ये यानी सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पुलों लोहे की जंगलों और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं का नुकसान पहुंचाता है। यानी पुलों हो या लोहे का जंग हो, यानी जंगले यहाँ लिखा हुआ है, और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं का नुकसान पहुंचाता है। तो इसका आंसर यानी जंग हो जाएगा। यानी जंग जो है लोहे के सभी सामानों को और एल्युमिनियम के या धातु को जो है वो संक्षारण करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी जंग लगता है। चलिए आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु जो है वो क्या था। तो पहला धातु जो है दोस्तों ये यानी हाइड्रोजन है, यानी पहला धातु जो है वो हाइड्रोजन हो जाएगा, जो कि ये क्षारीय धातु कहते हैं। प्रथम जो आवर्त सारणी है उसे क्षारीय धातु कहते हैं, और दूसरे आवर्त को क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं। तो ये प्रथम क्षारीय धातु का प्रथम तत्व है, यानी हाइड्रोजन। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए कौन से यौगिक में एक डबल बॉन्ड होता है, यानी किस यौगिक में एक डबल बॉन्ड होता है। तो ये इथिन में एक डबल बॉन्ड होता है, यानी इथिन में एक डबल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट को अत्यधिक गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग को गैस का नाम बताइए। तो दोस्तों ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, यानी लेड नाइट्रेट के अत्यधिक गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग जो गैस होता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस निकलती है। तो दोस्तों ये कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए
अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार किया गया है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की जो व्यवस्था है वो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयन के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जाता है। यानी किसका उपयोग आप अम्लीय या उदासीन विलयन को पहचानने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये फिनोल फथलीन का उपयोग नहीं होता है। बाकी मिथाइल ऑरेंज का होता है, इओसिन का होता है, और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन एक उभयधर्मी प्रकृति का होता है। कौन एक उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो ये जिंक ऑक्साइड जो है एक उभयधर्मी प्रकृति का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों यानी किस धातु को आप चाकू से नहीं काट सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सोडियम को काट सकते हैं, लिथियम को भी काट सकते हैं, पोटेशियम को भी काट सकते हैं, लेकिन एल्युमिनियम को आप चाकू से नहीं काट सकते हैं। तो इसका आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा लवण अम्लीय है। यानी कौन सा लवण जो है वो अम्लीय है। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है एक प्रकार का अम्लीय लवण है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तत्व को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं ये मेंडलीफ ने दिया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर पीरियोडिक टेबल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। तो दोस्तों ये हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है वो ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। चलिए ऐसे धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ यानी अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं, उसे क्या कहते हैं। यानी अम्ल और क्षार दोनों में से प्रतिक्रिया करते हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे एम्फोरेटिक ऑक्साइड कहते हैं। यानी जो अम्ल और क्षार दोनों से प्रतिक्रिया करे उसे एम्फोरेटिक ऑक्साइड कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन से एक का उपयोग समानता सटीक पीएच मान को मापने के लिए संकेतक के रूप में उपयोग करते हैं। तो सटीक यानी पीएच मान के सटीक मापने के लिए दोस्तों किसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी सार्वभौमिक सूचक का उपयोग करते हैं। यानी ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फास्फोरस की परमाणुकता होती है। तो फास्फोरस की परमाणुकता ये बहुपरमाणुक होती है। यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, बहुपरमाणिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में पाई जाती है। तो यहाँ पे धातु पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पारा। यानी कौन सी धातु जो है वो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है। तो ये पारा हो जाएगा, ठीक है। और धातु पूछे तो ब्रोमीन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वर्गीकरण प्रामाणिक संख्या पर आधारित है। यानी कि जो कौन सा वर्गीकरण प्रामाणिक संख्या पर आधारित है। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी यानी आधुनिक आवधिक सारणी जो है ये परमाणु संख्या पर आधारित है। ये बिल्कुल सही है। चलिए एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में होती है। तो अभी बताए थे एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है ये अम्लीय और क्षारीय दोनों में अपक्रिया करती है। तो इसीलिए यह उभयधर्मी हो जाएगा, उभयधर्मी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है किसका उपयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए भी किया जाता है। यानी किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ यानी स्वाद के एजेंट बनाने के लिए भी उपयोग करते हैं। तो ये एस्टर का उपयोग करते हैं। एस्टर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाने का नमक यानी खाने का नमक जिसका सूत्र होता है NaCl किससे बना होता है। तो जो खाने का नमक होता है एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा, यानी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइडों में से किसका उपयोग लाफिंग गैस के लिए करते हैं। यानी हंसने वाली गैस कौन सी है। तो ये N2O जो है ये हंसने वाली गैस है जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व का परमाणिक भार जो है वो W है
और परमाणु संख्या जो है n है। तो परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है, यानी परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, तो ये भी n हो जाएगा, यानी ये भी प्रोटॉन का मान भी n हो जाएगा क्योंकि परमाणु संख्या का मान n है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में आवर्त वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में किसके जैसा दिखता था? तो जो 10वां तत्व था दोस्तों ये तीसरे तत्व जैसा दिखता था, यानी न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में जो 10वां था वो तीसरे जैसे दिखता था, तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसका यानी कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है, यानी कौन एक ऊर्ध्वपातन है? तो दोस्तों ये हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड जो है एक ऊर्ध्वपातन इसमें हो सकता है, यानी ठोस से गैस में बन सकता है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाला इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन संख्या निकालने का 2n², और यहाँ पे एम जो कोश है ये दूसरा कोश है, यानी प्रथम होता है के और दूसरा होता है एल। तो एल की जो सेल संख्या होगा वो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, यानी सॉरी एल एम यहाँ पे दिया गया है, तो एम का 3 होता है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, एन का मान 3 रखेंगे, तो 3 × 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो है इसका 18 निकलेगा। फार्मूला होता है 2n², और ये थर्ड सेल में है, तो इसीलिए यानी यहाँ पे 3 मान रखेंगे, तो 3 × 9 दूनी 18 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? तो ठंडे पानी के साथ दोस्तों ये कौन सी धातु अभिक्रिया करती है? तो ये पोटेशियम हो जाएगा, ऑप्शन ए पोटेशियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका प्रयोग जो है वो टिंचर, आयोडीन, खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये किसका उपयोग? तो इथेनॉल का उपयोग। इथेनॉल का उपयोग आयोडीन में, खांसी सिरप में और कई टॉनिक तैयार करने में भी प्रयोग करते हैं। चलिए निम्न प्रतिरोधकता किसकी होती है? तो दोस्तों ये नाइक्रोम की निम्न प्रतिरोधक होती है, नाइक्रोम की निम्न प्रतिरोधक होती है। अगला क्वेश्चन है कि C6H14 का सूत्र बताइए। तो C6 जो है ये हेक्सेन का C6 जो है ये हेक्सिन का है, ना कि हेक्सेन का, तो ये हेक्सिन हो जाएगा। C6H14 जो है ये हेक्सिन का जो है ये सूत्र है, तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है, यानी कौन सा घोल जो है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय है? तो दोस्तों ये हो जाएगा, यानी जिसका pH मान जितना कम होगा 7 से, यानी 7 से जिसका pH मान जितना कम होगा वो उतना अम्लीय होगा। तो 7 से सबसे ज़्यादा कम जो है 0 वाला है, तो ये इसका जो अम्लीय होगा वो ज़्यादा होगा, यानी अम्लीय मान ज़्यादा होगा। इसके बाद 1 वाला का होगा, उसके बाद फिर 6 वाला का होगा, उसके बाद 7 वाला सबसे कम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है? तो दोस्तों टोटल जो है 14 भिन्नता होती है, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच 14 की भिन्नताएं होती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहा का विस्थापन करती है? तो आयरन क्लोराइड से लोहा का विस्थापन ये जस्ता करता है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें, यानी यूरेनियम के आइसोटोप की पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये परमाणु रिएक्टर में ईंधन, यानी यूरेनियम का जो प्रयोग होता है वो परमाणु रिएक्टर में ईंधन के लिए प्रयोग होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है, यानी कौन सा गुण जो है वो क्षार का नहीं है? चलिए प्रथम ऑप्शन है कि क्षार जो है यानी वे अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, उन्हें न्यूट्रल कहते हैं, यानी वो क्षार जो है अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है कि वे लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दोस्तों क्षार जो है वो लाल को नीला करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और अगला कथन है कि वो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। दोस्तों ये अम्ल का काम है, ना कि क्षार का, तो ये ऑप्शन सी गलत है।
और अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 कि क्षार का स्वाद कड़वा होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका गलत आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये दहन अभिक्रिया, यानी जब ऑक्सीजन में कार्बन को जलाते हैं तो दहन अभिक्रिया होती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, दहन अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये निकेल का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, निकेल का उपयोग करते हैं वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकरण करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चलिए एक तत्व डैश अवस्था में आने पर स्थिरता प्राप्त कर लेता है, यानी एक तत्व है और वो किस अवस्था में आने के बाद वो स्थिरता प्राप्त कर लेती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये, यानी एक डुप्लेट या ऑक्टेट, यानी अपनी संयोजकता पूरा करने के बाद जो है वो अस्थायी बन जाता है, यानी या तो वो अपना स्टॉक पूरा कर लेगा, 8 स्टॉक पूरा कर लेगा या 2 स्टॉक पूरा कर लेगा तो वो अस्थायी बन जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जलाने को यानी मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। तो इसका आंसर है कि जो मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो सफ़ेद राख उत्पन्न होता है। तो दोस्तों यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए इसे पानी में घोलते हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आध वायुमंडल अपचायक था क्योंकि जो आर्द्र वायुमंडल है वो अपचायक था क्योंकि। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑक्सीजन परमाणु अधिक थे, ऑक्सीजन परमाणु अधिक थे। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर हो जाएगा मक्खन का खट्टा होना, यानी रासायनिक परिवर्तन में आप उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो जो मक्खन होता है और वो खट्टा हो गया, यानी दूध का फटना, मक्खन का खट्टा होना, इस भी रासायनिक परिवर्तन है, यानी ये सभी अस्थायी परिवर्तन है। ठीक, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए करते हैं। तो परमाणु की त्रिज्या का उपयोग ये परमाणिक आकार मापने के लिए करते हैं, परमाणिक आकार मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बताइए। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी देखिए यहाँ पे है एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है, एल्युमिनियम का 3 है और ऑक्सीजन का कितना है। तो ऑक्सीजन का 2 है और कह रहा है संयोजकता बताने के लिए, तो उल्टा हो जाता है, यानी एल्युमिनियम का जो Al2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 3 हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, अगर संयोजकता जब भी यौगिक दिया हुआ रहे और आपसे फार्मूला पूछे तो संयोजकता उल्टा हो जाता है, यानी एल्युमिनियम का जो संयोजकता होगा वो ऑक्सीजन वाला हो जाएगा और जो ऑक्सीजन का संयोजकता होगा वो एल्युमिनियम वाला हो जाएगा। तो यहाँ से यानी यानी जो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। एक एल्युमिनियम Al2 होता है तो Al2 का जो संयोजकता है ये ऑक्सीजन पर चल जाएगा और ऑक्सीजन का संयोजकता जो है वो एल्युमिनियम पर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, यानी संयोजकता जो है वो बदल जाता है यौगिक में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणु के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये कार्बन, यानी कार्बन जो है ये समान तत्वों वाले अन्य परमाणु के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की योग्यता रखता है, ये कार्बन है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स ने उस समय तक ज्ञात डैश तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। तो न्यूलैंड के समय कितने तत्व जो है वो ज्ञात था। तो उस समय जो है दोस्तों टोटल 56 तत्व ज्ञात था, यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, 56 तत्व ज्ञात था। और मेंडलीव के समय 63 तत्व, अगर मेंडलीव पूछे तो 63 हो जाएगा और न्यूलैंड्स पूछे तो 56 हो जाएगा। और जो न्यूलैंड्स जो नियम दिया था वो केवल 20 तक ही मान रहा, यानी कैल्शियम तक ही मान रहा। और इसका अंतिम तत्व यानी 56वां तत्व था
थोरियम था। कौन सा? तो थोरियम था, इसको भी आप लोग रखिएगा याद, यानी अंतिम तत्व थोरियम था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा घोल बिजली के चालक नहीं है, यानी कौन सा घोल जो है वो बिजली के चालक नहीं है। चलिए यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा घोल जो है वो बिजली के चालक नहीं है। प्रथम है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल, दोस्तों ये बिजली का चालक होता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोज का घोल, यानी ग्लूकोज में नमक नहीं होता है, तो ये बिजली का चालक नहीं होता है, तो ऑप्शन 2 जो है वो गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है एस्टिक अम्ल, ये तो बिजली का घोल होता है। हाइड्रोलिक एसिड, ये भी बिजली का घोल होता है, यानी 2 नंबर जो है ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में करते हैं, यानी सिरका तैयार करने में किसका उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी एस्टिक एसिड का उपयोग सिरका तैयार करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है, यानी घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को किस प्रकार जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये गतिविधि श्रृंखला के रूप में जानते हैं, गतिविधि श्रृंखला के रूप में जानते हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, बिल्कुल सही है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताइए जो अन्य से भिन्न है, यानी कर है उस धात्विक ऑक्साइड का कौन सा ऑक्साइड होगा जो अन्य तीनों से भिन्न है। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा यानी Al2O3, ये अन्य तीनों से भिन्न है, यानी ये CaO MgO Na2 ये सभी क्षारीय धातु है, जबकि दोस्तों ये अन्य तीनों से भिन्न है। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में आणविक फार्मूला यानी अपेक्षित नाम सामान्य नाम के सेट में कौन सा गलत दिया गया है, यानी कौन सा जो है फार्मूला गलत दिया गया है। तो C4H9OH ये ब्यूटेनॉल होता है और इसका रासायनिक नाम ब्यूटाइल अल्कोहल होता है, ये बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों, यानी अगला नाम है CH3OH जिसका नाम है मेथेनॉल और इसका फुल फॉर्म यानी इसका रासायनिक नाम मिथाइल अल्कोहल होता है, ये भी सही है, यानी मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OL, इसी का मेथेनॉल भी कहते हैं। और नेक्स्ट है C3H8OH, ये प्रोपेनॉल होता है और ये इसका रासायनिक नाम प्रोपाइल अल्कोहल है, तो ये ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन सी गलत है। जबकि ऑप्शन 4 है C2H5OH जिसे एथेनॉल कहते हैं और इसका रासायनिक नाम इथाइल अल्कोहल होता है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी जो है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है, यानी क्या बेकिंग जो सोडा होता है वो रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, यानी हाँ बेकिंग सोडा जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। यानी जो बेकिंग सोडा है ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, लेकिन जो बेकिंग पाउडर होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट और उसके साथ ये टार्टरिक अम्ल का भी मिश्रण होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा कि 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगा। 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या हो जाएगा। तो हीलियम होता है H यानी He और इसका द्रव्यमान संख्या होता है 4, तो 15 यानी 60 में 4 से भाग दे दीजिए, 60 में 4 से भाग दे दीजिए तो 15 हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 15 मोल। चलिए सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र तो हम सभी लोग जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम जो है ये सूत्र होता है Na2CO3, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इसमें से कौन सा चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी जब आपको मधुमक्खी काट ले तो आप किस दवा का उपयोग करते हैं अपने घर में। तो दोस्तों ये बेकिंग सोडा हो जाएगा, यानी बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, जहाँ पे भी जो मधुमक्खी काटते हैं वहाँ पे बेकिंग सोडा लगाने से जो है आराम यानी दर्द आराम महसूस होता है, तो इसीलिए बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए अगला क्वेश्चन है कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए
क्या मिलाया जाता है? तो लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाते हैं, कार्बन को मिलाते हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धवन सोडा में क्रिस्टलीयकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा बताइए। तो धवन सोडा में क्रिस्टल जो पानी होता है, यानी 10 पानी होता है, 10 H2O जो है ये पानी होता है। तो इसका प्रतिशत कह रहा है बताने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन डी 62.9 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय धातु को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? जो क्षारीय धातु है इसको किस समूह में रखा गया है? तो दोस्तों प्रथम समूह में जो है वो क्षारीय धातु होता है, दूसरा समूह में क्षारीय मृदा धातु होता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्षारीय धातु, तो क्षारीय धातु जो है ये फर्स्ट समूह का हो जाएगा, यानी क्षारीय धातु फर्स्ट समूह का हो जाएगा। अगर क्षारीय मृदा धातु पूछे तो सेकेंड समूह का हो जाएगा, यानी सेकेंड समूह का हो जाएगा क्षारीय मृदा धातु। ठीक है। चलिए पीतल जो है किसका मिश्रण है? तो सभी लोग जानते हैं तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तो ये कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला क्वेश्चन है कि किसका आकार सबसे बड़ा होता है? यानी किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो ये एल्युमिनियम हो जाएगा, यानी एल्युमिनियम का जो आकार है वो सबसे बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? जब ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो ये क्लोरीन गैस निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है औसत है? यानी कौन सा कथन गलत दिया गया है? प्रथम है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिससे का जो फॉर्मूला होता है NaOH की मूल प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होता है, यानी इसकी जो मूल प्रकृति होती है वो सोडियम आयनों के कारण होती है। तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, यानी ए नंबर गलत है। अगला कथन है कि नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, ये बिल्कुल सही है कि नींबू में साइट्रिक एसिड होता है। और धातु ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होता है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी और धातु जो है वो अम्लीय होता है। और लास्ट कथन है कि फेनोल्फथालीन यानी फेनोल्फथेलिन साबुन के घोल में गुलाबी हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी इसका ऑप्शन ए गलत दिया गया था। चलिए कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा? तो Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी Ca3PO4 का होल ट्वाइस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक सजातीय श्रृंखला के सभी सदस्य को एक ही समान सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, तो इनमें से करा कौन सा सूत्र जो है वो गलत दिया गया है, यानी कौन सा फॉर्मूला जो है वो गलत है? देखिए एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। शुरू नंबर ही गलती है, तो ये ऑप्शन जो है ये गलत दिया गया है। फिर उसके बाद देखिए एल्केन CnH2n+2 बिल्कुल सही है, और एल्काइन -2 लगा हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। एल्काइन ये भी बिल्कुल सही है, ये दोनों सेम ही है, 2 बार लिखा गया है। चलिए एल्केन CnH2n+2 होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी इसका ऑप्शन ए जो है वो गलत दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि करेक्ट कौन सा गलत आणविक सूत्र जो है उसका नाम दिया गया है, यानी कौन सा सूत्र जो है वो गलत दिया गया है? प्रथम फॉर्मूला है कि C4H9OH जिसे ब्यूटेनॉल कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम यानी ब्यूटाइल अल्कोहल होता है, ये बिल्कुल सही है। C2H5OH जिसे एथेनॉल कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम इथाइल अल्कोहल होता है, यानी इथाइल अल्कोहल का रासायनिक फॉर्मूला होता है C2H5OH, ये बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है C3H7OH जिसे प्रोपेनॉल कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम प्रोपाइल अल्कोहल होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और लास्ट है C2H3OH, इसका नाम मेथनॉल है, और इसे मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। तो दोस्तों ये गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि योए अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं वो कहलाते हैं, यानी करा कि वोए अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ अतिरिक्त हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें दोस्तों क्या कहेंगे? तो उन्हें हाइड्रोक्सिड या ऑनॉक्सियल अम्ल कहते हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। हाइड्रोक्सीसिडस और ऑनॉक्सी अम्ल कहते हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है, यानी कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बायोगैस का घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व जो है वो अंतिम तत्व है, यानी अंतिम तत्व कौन है? तो दोस्तों ये थोरियम हो जाएगा, यानी थोरियम जो है वो अंतिम तत्व है। न्यूलैंड्स के अंतिम तत्व जो है वो थोरियम है, यानी ये 56 तक ही जो अपना जो दिया था
यानी पीरियडिक टेबल में ये 56 तक ही ज्ञात था इसका। चलिए, सबसे नमकीन और तनशील धातु कौन सी है? तो सबसे नमकीन और तनशील जो धातु है वो प्लेटिनम हो जाएगा, पीटी हो जाएगा प्लेटिनम, ऑप्शन इसका ही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि परवल अम्ल के बारे में कह रहा है कौन सा कथन गलत है, यानी परवल अम्ल के बारे में बताइए कौन सा कथन जो है वो गलत है। प्रथम कथन है कि परवल अम्ल अन्य पदार्थ जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं, तो बिल्कुल सही है। यानी जो परवल अम्ल होता है वो धातु के साथ धातु के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये परवल अम्ल है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ये तीनों परवल अम्ल है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है कि जो अम्ल होता है, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जो स्वाद में नमकीन होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी अम्ल स्वाद में नमकीन और क्षार स्वाद में कड़वी होती है। अगला है कि सभी खनिज अम्ल परवल होते हैं, ये कथन गलत होगा। नहीं, सभी खनिज अम्ल कह रहा है कि सभी खनिज अम्ल वो परवल अम्ल होता है, ये कथन गलत है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? तो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एल्केन कहते हैं। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? तो CnH2n+2, ये एल्केन का फॉर्मूला होता है और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलिए, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो मुक्त अवस्था में सोना पाई जाती है, ऑप्शन बी सोना पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कौन सा कथन सही है या गलत? इसका कथन थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कौन सा कथन जो है वो सही है या गलत है। चलिए, प्रथम कथन है कि H2S हवा में जलता है और H2O और SO2 देता है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो हवा में जलता है और उसके बाद H2O यानी जल और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड बनता है, यानी SO2 बनता है, H2O और SO2 बनता है, तो ये बिल्कुल सही है। यानी H2S जलने के बाद जो है वो H2O और SO2 बनता है, ये सही है। अगला कथन है कि ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 में, यानी Fe2O3 का जो अपघटन होता है वो SO2 और SO3 में होता है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन 2 भी सही है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन से निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राप्ति नहीं होती है? यानी विद्युत अपघटन से कौन सी धातु प्राप्त नहीं होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी आयरन हो जाएगा, ऑप्शन डी आयरन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2Cu+O2 मिलकर 2Cu बनेगा, 2Cu+O2 मिलकर 2Cu बनेगा, तो दी गई अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है? यानी जो ये अभिक्रिया है ये किसका उदाहरण है? तो दोस्तों यानी A+B से AB बना है, तो इसके किसका उदाहरण है? आप लोग पढ़े होंगे। तो दोस्तों ये जो उदाहरण दिया गया है ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है, यानी A+ मिलकर AB का निर्माण करता है, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट और हीरे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही हो जाएगा? तो प्रथम कथन है कि देखिए उनके इलेक्ट्रॉन जो है यानी ग्रेफाइट, एक मिनट, क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रेफाइट और हीरे का कथन सही है? प्रथम कथन है कि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि उनके पास समान रासायनिक गुण होते हैं, यानी उनके पास समान रासायनिक गुण होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि उनके परमाणु एक दूसरे से अलग प्रकार से बंधन बनाते हैं, तो ये भी सही है। और नेक्स्ट है कि धातुओं को उसके यौगिक से प्राप्त करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण के रूप में जाना जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत है, यानी ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O होता है और जिप्सम में 2H2O होता है। यहाँ पर सिर्फ 2 हो जाएगा, तो ये जिप्सम हो जाएगा और हाफ हो जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। बस इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी CuSO4 हाफ H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। CuSO4 और 2H2O रहे तो ये जिप्सम होता है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए, कौन सा एक अपघटन अपक्रिया है, यानी कौन एक अपघटन अपक्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कौन सा एक अपघटन अपक्रिया का उदाहरण है, एक बार आप लोग देख लीजिए। तो इसका आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो है एक अपघटन का उदाहरण है। चलिए, नेक्स्ट है कि कौन सी धातु तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगी, कौन सी धातु तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी जिंक हो जाएगा, ऑप्शन बी जिंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑक्टेस यानी ऑक्टेस का कानून केवल तब तक डैश तक लागू होगा, यानी ऑक्टेस का कानून केवल तब तक डैश लागू होगा, यानी इसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, कह रहा है जो ऑक्टेस नियम दिया था ये कहाँ तक लागू हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये लागू हुआ था कैल्शियम तक ही, ये कैल्शियम तक ही लागू हुआ था, लेकिन ये थोरियम तक दिया था, यानी इसके समय में 56 तत्व ज्ञात था, 56 तत्व ज्ञात था, लेकिन इसका जो नियम था कि पहला जो तत्व है वो 8वें तत्व के समान होगा, ये केवल 20 तक ही लागू हुआ, यानी कैल्शियम तक ही लागू हुआ, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक एसिड के गुणों के संबंध में गलत कथन का बारे में कह रहा है कौन चयन है, यानी गलत कथन कौन है, यानी अम्ल के बारे में कह रहा है कौन सा कथन जो है वो गलत कथन दिया गया है। चलिए, प्रथम कथन है कि जो एसिड यानी अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदलता है, ये बिल्कुल सही है। अगला कथन है कि एसिड जो है ये लवण बनाने और हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करने के लिए धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी लवण बनाने यानी लवण और हाइड्रोजन बनाने के लिए उत्सर्जित करने के लिए ये धातुओं से अभिक्रिया करते हैं, ये बिल्कुल सही है। अगला है कि अम्लीय विलयन बिजली का संचालन करता है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो अम्लीय विलयन होगा उसमें बिजली प्रभावित होगा, ये भी बात सही है। एसिड का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है, भाई साहब ये एसिड का स्वाद कड़वा नहीं होता है, ये यानी ये क्षार का स्वाद कड़वा होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है 4 ये गलत हो जाएगा। चलिए, जीवाश्म ईंधन कार्बन और डैश से समृद्ध होते हैं, जीवाश्म जो ईंधन है ये कार्बन और जो है दोस्तों ये कार्बन और जो है किससे समृद्ध होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है, यानी जीवाश्म ईंधन कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए, अगला कथन है करेक्ट कौन सा कथन जो है वो गलत दिया गया है, यानी कौन कथन जो है वो गलत है। प्रथम है कि बॉक्साइट जिसका बॉक्साइट जो है एक अयस्क है, तो बॉक्साइट एक एल्युमिनियम का अयस्क है, यहाँ पे एल्युमिनियम होना चाहिए, और इसका फार्मूला होता है Al2O3 2H2O और ये एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। कॉपर जो है वो कैल्शियम और सोडियम धातु है, ये सभी जो कॉपर कैल्शियम सोडियम ये सभी धातु है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कॉपर यानी पैराइट्स CuFeS2 और क्यूप्राइट Cu2O ये खनिज है, तो कॉपर पराइट्स और क्यूप्राइट्स ये दोनों खनिज है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला है जस्ता मैग्नेटाइट और सिल्वर ये सभी धातु है, दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत हो जाएगा, यानी जस्ता मैग्नेटाइट और सिल्वर जो है ये सभी धातु है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम नाइट्राइट का सूत्र क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइट का सूत्र क्या होगा, तो Mg3N2 जो है ये फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो आणविक सूत्र है वो गलत दिया गया है, चलिए देखते हैं। देखिए, प्रथम है कि C2H5OH जिसे एथेनॉल कहते हैं और इसका रासायनिक नाम एथेनॉल इथाइल अल्कोहल है, ये बिल्कुल सही है, इथाइल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। नेक्स्ट है कि C4H9OH ब्यूटाइल है और इसका रासायनिक नाम ब्यूटाइल अल्कोहल होता है, ये भी बिल्कुल सही है। CH3OH जिसे मेथनॉल कहते हैं और इसका रासायनिक नाम मिथाइल अल्कोहल होता है, ये भी सही है। और लास्ट है C2H7OH जिसे प्रोपेनॉल कहते हैं और इसका रासायनिक नाम प्रोपाइल अल्कोहल होता है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे C3 होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी जो है वो गलत दिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी यौगिक में परमाणु की संख्या का सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, किसी यौगिक में परमाणु की संख्या का सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिक को डैश भी कहते हैं, यानी कार्बनिक यौगिक में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिक को क्या कहते हैं,
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी खुली श्रृंखला वाले यौगिक को क्या कहते हैं? तो ये एलिफेटिक यौगिक कहते हैं, एलिफेटिक यौगिक कहते हैं। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। चलिए, कौन सा एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है? एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है, तो ये सिरका हो जाएगा। ऑप्शन सी सिरका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीथेन का जो सूत्र होता है वो CH4 होता है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। डैश सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है, जिससे वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये मिक्का हो जाएगा। यानी मिक्का जो है सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जो कि पतली प्लेटों में, यानी पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाती है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, मिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियम तत्व का परमाणु संख्या कितना होता है? तो दोस्तों ये 49 होता है। ऑप्शन सी ए 49 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्टिक अम्ल का जो अयनिक नाम होता है वो क्या है? यानी एस्टिक अम्ल का अयनिक नाम क्या है? तो ये एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन ए एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रस ऑक्साइड यानी नाइट्रस ऑक्साइड HNO2 का आयनीकरण नियतांक कितना होता है? नाइट्रस ऑक्साइड का आयनीकरण जो नियतांक होता है ये कितना होता है? तो 4.5 गुने 10⁻⁻4, 4.5 गुने 10⁻⁻4 होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सामान्य तौर पर डैश पत्तियों से खनिज पदार्थ को पौधे के अन्य भागों में ले जाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी फ्लोएम। ऑप्शन सी फ्लोएम हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, कौन सा रंग जो है, यानी कौन सी रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है? यानी कौन रंग की अशुद्धियों को अवशोषित करके घोल को रंगहीन कर देता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा दोस्तों, ये एनिमल चारकोल जो है रंगहीन कर देता है। ऑप्शन डी एनिमल चारकोल। अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुग्मित डिकेटोन बेंजेक्यूनोन के निर्माण के लिए फिनॉल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा कॉर्मिक अम्ल के साथ, यानी कॉर्मिक अम्ल के साथ जो है ये ऑक्सीकृत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु यानी किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती है? यानी किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं जो है वो पाई जाती है? तो ये मेटेलॉइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा प्रोटीन। तांबा और चांदी के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो प्रोटीन कहते हैं, जो कि सातवाहन के शासन में चलाया जाता था। चलिए, किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है? यानी वुड स्पिरिट किसको कहते हैं? तो ये मेथनॉल को वुड स्पिरिट कहते हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो अमोनिया प्राप्त करने की विधि जो है दोस्तों, ये अमोनिया प्राप्त करने की विधि जो है ये हैबर विधि कहलाती है। ये हैबर विधि कहलाती है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नींबू जो है ये सिट्रिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनोल का रासायनिक सूत्र, यानी फिनोल जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो C6H5OH फिनोल का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है? तो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को ये वर्धक बढ़ाता है, वर्धक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय कोयले को और किस नाम से जाना जाता है? तृतीय कोयले को और किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर यानी बुरा कोयला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बुरा कोयला। यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है, यानी द्रव माध्यम में केवल पानी है, तो मिश्रण को डैश कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मिश्रण को जो है यानी समपार्श्विक मिश्रण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक आणविक मोनोलिथी है, यानी कौन एक आणविक मोनोलिथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आर्गन जो है एक आणविक मोनोलिथ है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है? यानी कौन एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है? तो इसका आंसर हो जाएगा रियान। ऑप्शन डी रियान हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो कितना डिग्री या कितना केल्विन पर होता है। तो बर्फ़ का गलनांक दोस्तों ये 273.15 केल्विन 273.15 केल्विन पर होता है। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या डैश की कुल संख्या होती है। तो परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या जो होती है दोस्तों ये किसकी संख्या होती है, तो ये प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटॉन की कुल संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किससे सर्वाधिक तन धातु कहा जाता है, यानी किससे सर्वाधिक तन धातु कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सोना को सर्वाधिक तन धातु कहते हैं। किस रासायनिक में फल की सुगंध आती है, यानी किस रसायन में फल को सुगंध आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो हो जाएगा ये एस्टर्स, यानी एस्टर्स जो है वो फल का सुगंध आते रहता है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, एस्टर। टंगस्टन का प्रतीक क्या है, तो कैपिटल डब्ल्यू होता है, कैपिटल डब्ल्यू टंगस्टन का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह कौन न्यूक्लियन, यानी किसे न्यूक्लियन कहते हैं, किसे न्यूक्लियन कहते हैं। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है जिसे न्यूक्लियन कहते हैं। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा कि एक विषम मिश्रण जिसमें विलय के कण विघटित नहीं होते हैं, संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें डैश कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उन्हें निलंबन कहते हैं, उन्हें निलंबन कहते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेड शुगर जो है वो किसे कहते हैं। तो लेड शुगर जो है दोस्तों ये लेड एसीटेट को कहते हैं, लेड एसीटेट को कहते हैं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डैश ऐसा अम्ल होता है जिसमें ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से और कम से कम एक अन्य तत्व से जुड़ा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी ये हाइड्रो एसिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म और HNO3 की अभिक्रिया के द्वारा कौन सी गैस उत्पादित होती है, यानी क्लोरोफॉर्म और HNO3 की अभिक्रिया के द्वारा कौन सी गैस जो है ये उत्सर्जित होती है। तो ये क्लोरोपिक्रीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए विद्युत संयोजी यौगिक समानता डैश में घुलनशील होते हैं। तो जो विद्युत संयोजी यौगिक होता है दोस्तों ये जल में घुलनशील होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है ये 11 होता है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। नेक्स्ट है कि कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा रूप क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो दूसरा रूप है ये क्या होता है। तो ये हो जाएगा चूना पत्थर, चौक, शंखमरमर, यानी इस सभी का नाम कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है और सभी का फॉर्मूला सेम होता है CaCO3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निकेल धातुओं के शोधन के लिए इनमें से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये यानी मॉन्ड विधि निकेल धातु के शोधन के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं, तो मॉन्ड विधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी तत्व की डैश हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु के साथ संयोजित या विस्थापित होती है। तो दोस्तों ये हो जाएगा संयोजकता, यानी ऑप्शन डी संयोजकता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। तो शुष्क बर्फ के नाम से दोस्तों ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टिक में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है, यानी प्लास्टिक में किसका उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये एथिलीन का उपयोग करते हैं प्लास्टिक बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन एक एस्टर है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कौन सा है, CH3COO C2S5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, यानी कौन सा तत्व जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों ये पारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पारा। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के डैश पर आधारित है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन बी क्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में डैश शामिल है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में डैश शामिल होता है। तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी शामिल होता है, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंधा नमक का खनिज जो नाम है वो क्या है? सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर नहीं, हैलाइड हो जाएगा। ऑप्शन डी हैलाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? यानी नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होगा? तो कॉपर सल्फेट। ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट जो है नीला थोथा का रासायनिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेड, यानी लेड जो है इसका रासायनिक प्रतीक बताइए। तो लेड का रासायनिक जो प्रतीक होता है वो पीबी होता है। ऑप्शन ए पीबी होता है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशी गोले में धंसे हुए होते हैं। यानी किसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो धनावेशी गोले में धंसा हुआ होता है? ये किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो ये जे थॉमसन ने कहा था। जे थॉमसन ने कहा था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीव और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कार्बन। यानी सभी सजीव चीज़ों में रहते हैं और हमारे जीवन का जो है वो आधार भी है, ये कार्बन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सेवजी इलेक्ट्रॉन डैश में मौजूद होता है। यानी सेवजी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में मौजूद रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में, यानी सबसे बाहरी कक्षा में जो सेवजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनरी बेक्यूरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज किया था? यानी हेनरी बेक्यूरल जो है वो किसका खोज किया था? तो ये रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बेक्यूरल ने किया था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डैश होता है। तो विसरण के द्वारा जो है दोस्तों क्या होता है? तो ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। यानी विसरण के द्वारा जो है ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि म्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो म्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? यानी किसका उपयोग सौर सेल में अर्धचालक के रूप में करते हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा जी ए एस, यानी गैलियम और एसेस्ट्रियम, ये दोनों अर्धचालक है। जी ए और ए एस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों अर्धचालक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? तो प्रकाश जो संश्लेषण होता है वो लाल रंग में सबसे अधिक होता है। यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन तत्वों में धातु और अधातु के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपधातु के रूप है? तो उपधातु कौन हो जाएगा? तो ये ऑप्शन से जो हो जाएगा जर्मेनियम जो है ये उपधातु है। यानी ऑप्शन नंबर डी जर्मेनियम उपधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। तो समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान बताइए। तो ट्राइटियम जो होता है इसका कार्य है परमाणु क्रमांक बताने के लिए और परमाणु द्रव्यमान बताने के लिए। तो ट्राइटियम का एक परमाणु क्रमांक होता है और द्रव्यमान संख्या 3 होता है। ट्राइटियम का 3 द्रव्यमान संख्या होता है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए एक डैश सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। तो अमीनो अम्ल कौन सल्फर युक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सिस्टीन। ऑप्शन डी सिस्टीन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें किस तत्व का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है? तो घनत्व जो है दोस्तों ये ऑक्सीजन का सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? कौन मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? तो रियान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए रियान। नेक्स्ट है कि चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? यानी चींटी जब काट ले तो उसे दर्द को ख़त्म करने के लिए अभी बताए थे आपको बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा यानी बेकिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट होना चाहिए। तो इसका आंसर यानी पोटेशियम कार्बोनेट हो जाएगा। यानी बेकिंग सोडा या पोटेशियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। सॉरी बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है और इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए किस कारक ने वैज्ञानिक को तत्व के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
करा कौन सा कारक जो है वैज्ञानिकों को वर्गीकरण के लिए आगे अग्रसर किया था? प्रथम कारण है तत्वों की संश्लेषण की विभिन्न विधियाँ, बिल्कुल सही है। तत्वों के विभिन्न स्रोत, ये भी बिल्कुल सही है। तत्वों के विभिन्न गुण, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी ये तीनों कारण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीनीकृत यानी क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में डैश बनेगा। तो CO2 जब चूने को क्लोरीन यानी क्लोरीनीकरण करते हैं तो ये उत्पाद क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करा नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, अध्ययन कीजिए और करा कि नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण सही व्याख्या करता है। निकोन जो है नीले काले रंग की व्याख्या का सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ये रहा फिगर, इसको छोटा कर लेते हैं, ये रहा फिगर, ठीक है। और करा है कि नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण सही व्याख्या कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है कुछ दिया गया है, आयोडीन नीले काले रंग की प्रवृत्ति हुआ आलू का रस। यहाँ पे आप लोग एक बार फिगर इसको देख लीजिए। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। यानी आयोडीन आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर ये नीला काला हो जाता है, यानी ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तत्व के आणविक रूपों में परमाणु की संख्या अधिकतम होती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी सल्फर में, यानी सल्फर में जो परमाणु की संख्या है वो अधिकतम होती है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, यानी S8 होता है। तो सबसे अधिक जो है परमाणु होता है इसी में होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यानी साइक्लोहेक्सेन में डैश यानी कितने कार्बन कार्बन बंधन और कितने कार्बन हाइड्रोजन बंधन होते हैं? कितने कार्बन कार्बन बंधन, कितने कार्बन हाइड्रोजन बंधन और इस प्रकार के कुल डैश संयोजी बंधन होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। तो करा कितने कार्बन कार्बन, चलिए साइक्लोहेक्सेन में जो है दोस्तों 6 कार्बन कार्बन बंधन होता है और 10 जो है 6 कार्बन कार्बन बंधन होता है, 12 जो है 1 मिनट 6 कार्बन कार्बन बंधन, 12 कार्बन हाइड्रोजन बंधन होता है और कुल जो है वो 18 सहसंयोजी बंधन होता है। यानी 6 कार्बन कार्बन बंधन, 12 कार्बन हाइड्रोजन बंधन होता है और 18 सहसंयोजी बंधन होता है, ये साइक्लोहेक्सेन में। तो इस प्रकार जो है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? यानी कौन जो है वो रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो प्रथम हो जाएगा ये रिडॉक्स अभिक्रिया का ये उदाहरण नहीं है, बाकी सभी जो है ये रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए यानी 1 मिनट दोस्तों, यानी इसमें चार ऑप्शन और दिया गया है और इसमें से हो जाएगा यानी ये 4 नंबर, यानी 4 नंबर जो है ऑप्शन ए में है 4 नंबर। तो ये 4 नंबर जो है ये रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, इसमें 8 ऑप्शन दिया गया था। तो यानी लास्ट वाला जो है 4 नंबर ये रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, बाकी सभी जो रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कारक कथन दिया गया है और फिर इसके बाद निष्कर्ष भी दिया गया होगा। तो कथन हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। कथन है कि देखिए कथन है कि प्रथम कथन है निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है। यानी जो निर्जल सोडियम कार्बोनेट होता है उसका उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक में करते हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं। और नेक्स्ट कथन है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टल जल के 10 अणुओं वाले धौन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टलन किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। प्रथम कथन गलत था और सेकंड कथन जो है वो सही है। यानी जो धौन सोडा होता है उसमें 10 जल होता है, तो ये बिल्कुल सही है। यानी धौन सोडा में 10 जल होता है। तो इस प्रकार जो है कथन 2 सत्य है और कथन फर्स्ट जो है वो असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोई भी अभिक्रिया जो अविलय अपक्षय उत्पन्न करती है उसे डैश कहते हैं। यानी कोई भी अभिक्रिया जो अविलय अपक्षय उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न धातुओं में अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी अभिक्रियाशीलता के आधार पर जो है अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे जो है सारे धातु दिया गया है और कह रहा है कि इसको अभिक्रियाशीलता के आधार पर जो है क्रम बनाइए। तो सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील होगा यानी पोटेशियम होगा, सोडियम, जिंक, कॉपर, पारा, फिर Ag यानी Ag में हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सबसे अधिक जो है वो पोटेशियम में अभिक्रियाशीलता होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि समूह 16 के निम्न तत्वों में किस तत्व में सर्वाधिक आघात यानी आघात अधात्विक तत्व होता है, यानी समूह 16 में किस तत्वों में सर्वाधिक अधात्विक गुण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑक्सीजन में सबसे अधिक मात्रा में अधात्विक गुण होता है, यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हम डैश में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफ़ेद अवक्षेपण यानी अवक्षेप बनता है, यानी यदि हम डैश में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी AlCl3 विलयन बनेगा, AlCl3 विलयन बनेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया में ए और बी के स्थान पर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है इस दोनों स्थान पर क्या होगा। यहाँ पे जो है उत्पाद दे दिया है और अब आपसे पूछा है कि अभिकारक क्या होगा। उत्पाद आपको दे दिया गया है, अभिकारक करा है निकालने के लिए। तो यहाँ पे यानी ए के स्थान पर जो है ये AgNO3 हो जाएगा, AgNO3, और बी के स्थान पर KBr हो जाएगा, KBr यानी AgNO3 प्लस KGBr। देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अपना स्थान चेंज करता है, दूसरा आता है, यानी NO3 जो है यहाँ से हट के इसके साथ आ जाएगा, यानी के साथ आ जाएगा, के साथ आ जाएगा। एक मिनट, यानी यहाँ से एक हटा और यहाँ पे आ गया NO3 यहाँ पे, और यहाँ से जो है BR देखिए BR यहाँ से हट के जो है Ag में सट गया, यानी एक स्थान जो है अपना प्रतिस्थापित करता है, विस्थापित करता है। एक यहाँ से हटेगा तो एक यहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन, यानी एक यहाँ से भी हटा, एक यहाँ से भी हटा, यहाँ वाला इसमें आएगा और यहाँ वाला जो है ये वाला ये इसमें आएगा, ठीक है। यानी विस्थापित एक के बदला दूसरा जो है आएगा। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का जो है उपयोग नहीं है, यानी कौन ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिक्रमक के रूप में ये जो है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है। और यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है कि बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड मिलकर बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी कि 3BaSO4 प्लस 2AlCl3 मिलकर 3BaCl2 प्लस Al2O3 का होल ट्वाइस बनेगा। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है कि न्यूलैंड्स के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये लिथियम और सोडियम का गुण समान पाया गया है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता जो है वो क्यों पड़ती है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी इसको संतुलित इसीलिए करते हैं कि ताकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट कर सके, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए जो है रासायनिक अभिक्रिया को संतुष्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। यानी मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार कौन सा कथन जो है वो सही है। प्रथम है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का बनना डैश का उदाहरण है। तो दोस्तों ये हो जाएगा निस्संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, निस्संयोजन प्रतिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया प्रतीकात्मक संयोजन प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ए प्लस बी मिलकर सी का निर्माण करती है, यानी ए प्लस बी मिलकर सिर्फ एक ही उत्पाद बनता है जिसे प्रतीकात्मक संयोजन अभिक्रिया करते हैं, यानी संयोजन अभिक्रिया करते हैं कहते हैं। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करार डैश का रासायनिक नाम जो है वो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड होता है। किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जिप्सम का, ऑप्शन 2 जिप्सम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीटोन सजातीय श्रृंखला के क्रमशः पहले और दूसरे सदस्य कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन। ये जो है कीटोन का सजातीय सदस्य है, क्या प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, यानी सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? तो सीजियम हो जाएगा, यानी सॉरी सीएस हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सीएस, जो कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, यानी सीजियम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का उपयोग समानता डैश में नहीं किया जाता है, यानी कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ नहीं करते हैं? तो डिटर्जेंट में करते हैं, बिल्कुल सही है। कपड़ा उद्योग में करते हैं, ये भी सही है। कागज़ और लुगदी बनाने के लिए करते हैं, ये भी सही है। अमोनिया निर्माण करने के लिए जो है डिटर्जेंट का उपयोग, यानी कास्टिक सोडा का उपयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, यानी डी गलत दिया गया है। चलिए 199 क्वेश्चन है कि किन समूहों के सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित है, यानी समजातीय श्रेणी से संबंधित कौन सा यौगिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा C3H8, C4H10, C5H12। ये सभी जो है वो सजातीय यानी समजातीय श्रेणी से संबंधित यौगिक है। और इस वीडियो का लास्ट है क्वेश्चन है कि कढ़ाई मिलान कीजिए, ठीक है। पीएच मान दिया गया है और कढ़ाई में से कौन सा पीएच मान सही होगा? तो नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो 2.2 हम सभी लोग जानते हैं। उसके बाद दोस्तों जट्ठा रस है, जट्ठा रस का पीएच मान 1.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान 14 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान जो है ये 14 होता है। तो ये सभी पीएच मान आप लोग ध्यान रखिएगा। आज हम लोग यहाँ जो है 200 क्वेश्चन तक सलूशन किए हैं। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 201 से लेकर 400 शायद 17 जिन 400 कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों का वीडियो अपलोड है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग एक बार देख लीजिएगा। सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। जितने भी साथी नए हैं जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हमें भी आप लोग का सपोर्ट मिल सके और हम भी आप लोग के लिए अधिक जो है वो मेहनत कर सके। तो सपोर्ट अपना ज़रूर दिखाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।